नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। जो खबरें दबाई जाती हैं वो खबरें हम सुनिए सरकार में आपके सामने लेकर आते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बतलाने वाला हूं, अधिकतर न्यूज चैनल्स ने उसे दबा दिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिर परिचित फेमस गुजरात मॉडल एक बार फिर धराशायी हुआ है और इस बार उसकी बखिया किसी और ने नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उधेड़ी है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कल जिरह हो रही थी कोरोना और कोरोना को लेकर कॉम्पनसेशन और सरकार के कामों पर। तो आपके स्क्रीन पर यह देखिए दोस्तों, सहारा की खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता। अदालत यह कह रही है कि हमने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि आपको लोगों को कॉम्पनसेशन जो है, लोगों को राहत जो है, कुछ खास नियमों के तहत देनी चाहिए, मगर गुजरात सरकार ऐसा कर ही नहीं रही है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं क्योंकि यह अपने आप में बहुत मायने रखती है और इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया है। कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजन को मुआवजा देने के लिए समीक्षा समिति गठित करने के गुजरात सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अदालत के आदेश की अवहेलना है। जब राज्य सरकार के सचिव ने कहा मुख्यमंत्री ने इसे अंतिम रूप दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके मुख्यमंत्री को कुछ आता जाता नहीं है। दोस्तों, इतनी बड़ी लताड़ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में कहा है कि आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता जाता। आप मुझे बताइए ना दोस्तों, कोरोना जिससे गुजरात के अंदर कई लोगों की मौतें हुई, अधिकतर मौतों को दबा दिया गया, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके मुख्यमंत्री को कुछ आता जाता नहीं है। क्या इसके बाद भूपेंद्र पटेल को एक भी मिनट अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? दोस्तों, मैं जो पूरी बातचीत हुई है जिसमें न्यायमूर्ति ने एक कड़ी टिप्पणी की है गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो पूरी बातचीत एक एक करके मैं आपके सामने लाने वाला हूं, जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। ये टिप्पणी जो है जस्टिस एम.आर. शाह ने की, और जो कि ये जो खंडपीठ थी वो जस्टिस एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की थी। तो जस्टिस शाह क्या कहते हैं और उसके जवाब में सरकार के नुमाइंदे क्या कहते हैं, एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, पहली अधिसूचना किसने पारित की? किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, आपको जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए? संबंधित अधिकारी को लेनी चाहिए। इसका मसौदा किसने तैयार किया? सोलिसिटर जनरल ने तब पीठ को सूचित किया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल आईएएस वर्चुअल सुनवाई में शामिल हो गए हैं। इसके बाद पीठ ने सचिव की ओर रुख किया। अब मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल से अदालत बात करता है। न्यायमूर्ति ने कहा, इसका मसौदा किसने तैयार किया? इसे किसने मंजूरी दी? यह किसके दिमाग की उपज है? इसके जवाब में मनोज अग्रवाल क्या कहते हैं? सचिव ने जवाब दिया, यह विभाग में तैयार किया गया है, यह कई अधिकारियों के माध्यम से तैयार किया गया है और अंत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है। न्यायमूर्ति शाह के तेवर पदस्तूर जारी रहते हैं। वो क्या बोलते हैं आगे? सक्षम अधिकारी कौन है? अग्रवाल डर कर जवाब देते हैं, सर सक्षम अधिकारी शीर्षतम स्तर पर है। यानी कि मनोज अग्रवाल इतने डरे हुए हैं कि उनके मुंह से मुख्यमंत्री कहते नहीं बन रहा है। न्यायमूर्ति फिर पूछते हैं, हमें बताओ ये कौन है? और डरा हुआ सचिव जवाब देता है, सर मुख्यमंत्री हैं। इस पर न्यायमूर्ति क्या कहते हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता। सचिव आप किस लिए हैं? यदि यह आपके दिमाग का आवेदन है तो आप कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या आप हमारे आदेश को समझते हैं? यह सिर्फ देरी करने का नौकरशाही प्रयास है। धज्जियां उड़ा दी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपके सामने एक और खबर मैं आपको लाना चाहता हूं जो आज से कई हफ्तों पहले सामने आई थी। मैंने इसी मंच पर दोस्तों आपको बताया था कि गुजरात के लोगों को कितना परेशान होना पड़ा था। 5-5 घंटे की लाइन थी शमशान घाटों के बाहर। उसका जिक्र मैं करूंगा। मैंने आज से 7 या 8 महीने पहले वो शो किया था। गुजरात के अंदर इस तरह से अंतिम संस्कार करने के लिए जिनकी मौत कोरोना से हुई, उन्हें 3-3, 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है।
और यह खबर मैं आपको विस्तार से पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। सिहरन पैदा करने वाली खबर है। गुजरात में मृतकों के अंतिम संस्कार में भी वेटिंग वाली स्थिति है। दरअसल सूरत के एक शमशान में गुरुवार को कोरोना से हुई मौतों के बाद चंद घंटों में 40 शव पहुंचे। यहां 15 मिनट में ही 3 एम्बुलेंस से 9 शव लाए गए। यही नहीं, एक एम्बुलेंस में तो 6 शव रखे गए थे। एक दिन में पहली बार इतने शवों के चलते यहां जगह कम पड़ गई है। तस्वीर देखिए दोस्तों, आपके सामने सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर है। लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सकें। और अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से बोरियों में रखकर लाशें लाई गई हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा वक्त आएगा और हम उन्हें अंतिम संस्कार उनका करेंगे। अब मैं आपको भावनगर की एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, जो पत्रकार दीपल त्रिवेदी ने अपने टाइमलाइन पर जो है वो पेश की है। यह भावनगर की तस्वीर है, भावनगर के एक अस्पताल की तस्वीर है। और इसी तस्वीर को शक्ति सिंह गोहिल, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी पेश की है। दीपल त्रिवेदी ने जो ये वीडियो पेश किया है दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाला है, जिससे ये पता चलता है कि भावनगर के अंदर क्या हालत है वहां के अस्पतालों की। आप देख रहे हैं इस वीडियो को दोस्तों, किस तरह से लोग अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं। ना इलाज का कोई प्रावधान है, ना कोई जवाबदेही है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है इस वक्त। मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखला रहा हूं दोस्तों, इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह, गुजरात मॉडल कोरोना के सामने पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और यह आज या कल की बात नहीं है। 1 साल पहले जब कोरोना का आगाज हुआ था इस देश में, तो आपको याद होगा इसी मंच पे मैंने कई बार आपको बतलाया था कि चाहे अहमदाबाद हो, भावनगर हो, सूरत हो, राजकोट हो, हर जगह कोरोना पर काबू पाने से नाकाम रही है सरकार। और उसका सिर्फ एक समाधान है कि मृतकों की तादाद पर ये लोग काबू पा लेते हैं, उस जानकारी को आगे नहीं जाने देते हैं। दूसरी तरफ आपके सामने खबर है कुछ हफ्तों पहले की, अंग्रेजी में, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम 68 ऑफ द स्टेट्स 170 म्युनिसिपैलिटीज शो देयर वर 16,892 excess deaths between March 2020 and March-April 2021. If extrapolated for the entire state, it would mean actual COVID death toll in Gujarat is at least 2.81 lakh. गुजरात में कोरोना की वजह से 2.81 लाख मरे, 2,81,000 लोग मरे। मगर राज्य सरकार ने जो आधिकारिक आंकड़ा पेश किया दोस्तों, वो 27 गुना कम था। यानी कि असली लोग जो मरे इस पड़ताल के मुताबिक वो थे 2,81,000 और राज्य सरकार ने 27 गुना कम दिखाया। मैं तो कुछ और कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता। मैं ये जानना चाहता हूं क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ आता है? क्योंकि कोरोना को लेकर यही काम तो उत्तर प्रदेश में हो रहा था। और इन दोनों राज्यों में धड़ल्ले से इसलिए हो रहा था क्योंकि गोदी मीडिया इन राज्यों से कभी सवाल नहीं पूछेगी। इसी मंच पर मैंने केरल मॉडल के नाम पर जो मजाक हुआ था कोरोना की दूसरी लहर में, जिस तरह से ईद को लेकर इन्होंने कोरोना के नियमों में ढील दे दी थी केरल सरकार ने, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई थी। इसी मंच पर दोस्तों महाराष्ट्र के एक अस्पताल में जब आग लग गई थी सरकारी उदासीनता की वजह से, मैंने वो मुद्दा उठाया था। मैं तो हमेशा उठाता हूं दोस्तों, मगर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या गोदी मीडिया गुजरात और उत्तर प्रदेश को लेकर आपके सामने सवाल रखता है? आज मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि गुजरात मॉडल किस तरह से धराशायी हो रहा है। और बात सिर्फ कोरोना को लेकर नहीं है। अब जो मैं आपको खबर सुना रहा हूं ना, हर गुजराती को अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको याद होगा गुजरात के मुंद्रा पोर्ट, वो मुंद्रा पोर्ट जिस पर मालिकाना हक इस शख्स गौतम अडानी का है, वहां पर 3,000 किलोग्राम ड्रग्स मिलते हैं दोस्तों। करोड़ों के ड्रग्स, करोड़ों के रुपए के ड्रग्स। उसको लेके कोई चर्चा कहीं पर नहीं है, कोई चर्चा नहीं। वो 3,000 किलोग्राम ड्रग्स कहां जाने वाले थे, हमारे देश में किस कदर बर्बादी मचाने वाले थे, उसकी कोई चर्चा नहीं। अब जो 2 खबरें मैं आपको बताने वाला हूं ना, बहुत ही शॉकिंग है। 15 नवंबर की खबर देखिए। गुजरात ATS seizes 120 kilograms of heroin worth 600 crores in Morbi, 3 arrested। यानी कि 120 किलोग्राम हेरोइन बरामद होती है गुजरात के मोरबी में और इसकी कीमत 600 करोड़। मैं जानता हूं कमेंट सेक्शन में आकर भक्त बोलेंगे तुम्हें गुजरात ही दिख रहा है, मगर भक्तों एक और खबर देखिए, यह आज की खबर है।
Morbi drug haul, Gujarat ATS seizes another 2 kilograms heroin worth 10 crores. 15 नवंबर को ड्रग्स मिलते हैं, आज फिर ड्रग्स मिलते हैं, 10 करोड़ के ड्रग्स मोरबी में, गुजरात में। आज की तारीख में जो भी प्रचार तंत्र आपसे यह कहता है, खासकर गुजरात में रहने वाले मेरे जो भाई बहन हैं, जो भी ये कहता है दोस्तों कि तुम गुजरात की खबर क्यों ला रहे हैं, वो सही मायने में गुजरात के दुश्मन है। दुख की बात है कि जो लोग इस बात पर टिप्पणी करते हैं वो खुद गुजरात के रहने वाले हैं। इन्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं, इन्हें आपके बच्चों की कोई परवाह नहीं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इसी गुजरात मॉडल पर सवार होकर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे, मुख्यमंत्री से प्रधान सेवक बन गए थे। और आज आपके सामने कोरोना को लेकर आपराधिक उदासीनता, खुद अदालत कह रही कि आप अदालत की अवहेलना कर रहे हो। ड्रग्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। 3000 किलोग्राम ड्रग्स बरामद होते हैं अडानी के मुंद्रा पोर्ट से। उसके बाद आज ही 10 करोड़ के लागत की 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। और 15 नवंबर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था आज तक की इस खबर में, करीब 600 करोड़ की 120 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के बाद अब गुजरात ड्रग्स का नया केंद्र बन रहा है? दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक खबर है। और अगर आप गुजरात में रहने वाले हैं और अगर आप एक मां बाप हैं, अगर आपके बच्चे हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आपके लिए बहुत चिंतित करने वाली खबर है। पंजाब सीमा पर लगा हुआ है, इसलिए पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में उड़ता पंजाब है। और उसी तरह से गुजरात की समुद्री सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और यही वजह है, और ये ना भूलें, गुजरात का एक बंदरगाह भी है। उन्हीं जहाजों में अवैध ड्रग्स लाकर गुजरात में लाए जा रहे हैं। अगर ये मत सोचिए कि ये ड्रग्स गुजरात से देश के किसी और हिस्से में जा रहे हैं। अगर जा भी रहे हैं तो नुकसान तो हमारे युवाओं को हो रहा है ना। मगर ये उतर रहे हैं गुजरात में। ये मत सोचिए कि आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आज आप आवाज नहीं उठाएंगे अगर आज गुजरात में ड्रग्स को लेकर कोई बहुत बड़ा कैंसर नहीं है, तो आने वाले 10 सालों में ऐसे हालात हो जाएंगे कि उससे यू टर्न करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जो मीडिया सवाल नहीं करता है गुजरात के मॉडल पर, वो क्यों नहीं सवाल करता है? क्योंकि वो डरता है। इसी मॉडल पर सवार होकर प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री बने थे। यही वजह है कि कभी भूपेंद्र पटेल से सवाल नहीं हुए। विजय रूपाणी से एक पत्रकार ने सवाल किया था, उसने सिर्फ इतना कहा था, विजय रूपाणी को हटाकर एक दूसरे मुख्यमंत्री को लगाया जा सकता है। उन पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया था। वो बात उस पत्रकार श्री पटेल ने जो कही थी, वो तो आज सही साबित हुई ना। कहां गलत साबित हुई बताइए आप मुझे। अगर आप अब भी इन चेतावनियों पर आंखें मूंद लेंगे तो मैं नहीं जानता हूं आने वाले दिनों में इस देश का क्या हाल होने वाला है, इस समाज का क्या हाल होने वाला है। मगर हमारा फलसफा है, सुनिए सरकार में, हम मुद्दों से हटते नहीं हैं, हम मुद्दों से डरते नहीं हैं, उन मुद्दों पर लगातार बने रहते हैं और वो आपके सामने बेबाक बगैर डरे मैं लाते रहूंगा। नमस्कार।